अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लेक्चर नंबर 14 आइसोटोप्स कैन एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी। आइसोटोप के बारे में हम जनरल पीछे पढ़ चुके हैं कि एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, बट उनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर जो होती है रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और आइसोटोप्स क्या हैं, और हमने पीछे ये भी देखा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। आपको पीछे भी इसका कंसेप्ट होगा। इस लेक्चर में अगेन हम रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें रेडिएशंस क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं। यानी वो प्रोसेस जिसमें एलिमेंट रेडिएशन को हार्च करते हैं, इमिट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और वो एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस को इवॉल्व कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडिएशंस इमिट होंगे उनको रेडियो एक्टिविटी उस प्रोसेस को बोलते हैं। और वो एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस को हार्च कर रहे होते हैं उन एलिमेंट्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं। अब ये जो रेडिएशन का जो फिनोमेना है, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि कौन से साइंसदान ने सबसे पहले ये चीज़ डिस्कवर की कि एलिमेंट्स जो है वो रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये जो फिनोमेना है ये डिस्कवर किया है हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल, और उसने ये फिनोमेना कब डिस्कवर किया, 1896 में उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मुसलसल उनके अंदर रेडिएशंस निकल रही होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेडिएशंस निकलने का प्रोसेस होता है इसमें होता क्या है, इसमें होता है स्प्लिटिंग होती है न्यूक्लियस की। यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस हार्च कर रहे होते हैं उनकी क्या हो रही होती है, स्प्लिटिंग हो रही होती है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि उनका जो न्यूक्लियस है उसकी तोड़ फोड़ हो रही होती है। न्यूक्लियस की तोड़ फोड़ से एक एलिमेंट एक से दूसरे एलिमेंट और दूसरे से तीसरे एलिमेंट में चला जा रहा होता है। तो अब यानी कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होगा। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, सेम प्रोटॉन होते हैं, सेम प्रोटॉन। ठीक है, बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। इनके प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन इनके क्या है, डिफरेंट होते हैं। जितना किसी आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना जो है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से वो जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा, जिस वजह से वो मुसलसल रेडिएशन रिलीज करके अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। The element which has more neutron show the phenomena of radioactivity. Show the phenomena of radioactivity यानी कि जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे उसके अंदर जो है वो नंबर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 612, दूसरा होता है कार्बन 613 और तीसरा होता है कार्बन 614। इनके अंदर अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो तीनों के अंदर 6 हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो ये जो पहला आइसोटोप्स है इसके अंदर 6 ही न्यूट्रॉन हैं। उसके अलावा जो दूसरा आइसोटोप है इसके अंदर जो है वो 7
न्यूट्रॉन है, और जबकि जो तीसरा आइसोटोप है इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब 8 न्यूट्रॉन होने की वजह से ये जो कार्बन 14 है, यानी कि ये वाला, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल होता है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ज़्यादा न्यूट्रॉन होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, अपने आप को टू गेट स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, इमिट करता है रेडिएशंस को। टू गेट स्टेबिलिटी इमिट रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशंस क्यों इमिट करता है? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके, और स्टेबिलिटी गेन करने के बाद वो मज़ीद रेडिएशंस को इमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए आपने याद रखना है कि जितना जो है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी लीड्स टू रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जितना किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा उतना उस एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और न्यूक्लियस अनस्टेबल कितना होगा कि जितना न्यूक्लियस अनस्टेबल कैसे होगा, यानी कि ये जो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी होगी ये डिपेंड करेगी डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और उतनी ही वो रेडिएशंस क्या करेगा, हार्ज करेगा। आज के लेक्चर को हम सम अप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में जनरल देखा कि रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, हेनरी बेक्रेल ने 1896 में। उसने देखा कि कुछ एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो मुसलसल स्प्लिट हो रहा था, स्प्लिट होके अपने आप को वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्प्लिट होता है। उसके बाद फिर हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा सा देखा कि रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमेना होता है जिसमें एलिमेंट जो है वो मुसलसल अपने न्यूक्लियस को की ब्रेक डाउन करके रेडिएशंस को निकाल रहे होते हैं, और वो एलिमेंट जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। फिर हमने देखा कि वो कौन से आइसोटोप्स हैं जिनके अंदर रेडिएशंस इवॉल्व करने का प्रोसेस होता है, यानी आइसोटोप्स के अंदर हमने जनरल देखा कि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके दरमियान क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जितना किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे उतना उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना ज्यादा होगा। जैसे हमने कार्बन के 3 आइसोटोप्स को डिस्कस किया कि कार्बन के तीनों आइसोटोप में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन 14 के पास होते हैं, इस वजह से कार्बन 14 बाकी तीनों के निस्बत जो है वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। उसके अलावा फिर हमने ओवरऑल रेडियो एक्टिविटी देखा। रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी पे। जितना न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा उतना रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना जो है वो रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।